अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम दीना हबीब है और मैं आज से आपको बायोलॉजी की रीडिंग कराऊंगी बुक की, क्योंकि जो है हम बहुत स्टूडेंट हैं जो कि मुख्तलिफ़ नोट्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि नोट्स में नहीं लिखा हुआ था बहुत मतलब खुद कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ था। सबसे अच्छी जो है ना आपकी अपनी टेक्स्ट बुक है, जो कि आप डरते हैं पढ़ने से। अगर आप बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको रीडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने सोचा कि मैं जो है मुझे फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी से स्टार्ट करना था, लेकिन वो भी चलो साथ साथ हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले 9 की बायोलॉजी मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो मैं जो है 9 की बायोलॉजी शुरू करवा रही हूँ। सबसे पहले हमारा जो है सेक्शन 1 में लाइफ एंड इट्स ओरिजिन, यानी ज़िंदगी और उसका इर्तिका, किस तरह से ज़िंदगी का वजूद हुआ, किस तरह से ज़िंदगी इस दुनिया पर कायम हुई। उसमें सेक्शन 1 में जो चैप्टर 1 है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, तो वो हम पढ़ेंगे। अब ये है जो देखो सेक्शन 1 लाइफ एंड इट्स ओरिजिन। तो इसमें जो है व्हेन एवर यू एग्जामिन द वर्ल्ड अराउंड यू, मतलब जब भी आप ज़िंदगी का आप दुनिया का मुताला करते हैं, यू फाइंड इट फुल ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको क्या मिलती है? मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मिलते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो इन जानदारों की स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टू स्टडी लाइफ, स्टडी योर सेल्फ, यानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप लाइफ के बारे में स्टडी करें, खुद के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एंड मैनी अदर लेस कॉमन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और दूसरी जो है बहुत ही कॉमन फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, उन सब के बारे में स्टडी करना। तो स्पेशली इफ दिस डाइवर्स वर्ल्ड इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स which are shared by all respire, all respond, all reproduce and all acquire energy from food। यानी ये कह रहे हैं कि ये सब जानदार जो है ये एक सेट है, ये सब रिस्पॉन्ड भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, और ये जो है एक्वायर, इन सब को ज़रूरत होती है एनर्जी की, जो कि कहाँ से हासिल करते हैं? ये लोग फूड से हासिल करते हैं। ये जो है चैप्टर 1 है सेक्शन 1 का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ, द मोस्ट वाइटल एंड चैलेंजिंग ब्रांच ऑफ साइंस। कि बायोलॉजी जो है बहुत ही वाइटल, अहम और चैलेंजिंग ब्रांच है, यानी चैलेंज करने वाली है साइंस की। यानी एक ऐसी ब्रांच है जो कि चैलेंज करती है आपको, सही है। बाकी इसमें ये क्यों ज़रूरी है, ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में हमें पढ़ना होगा डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, और जो रिलेशनशिप है ना बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस से, वो पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मेथड्स पढ़ेंगे, सही है। और जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल, जो मुस्लिम साइंसदान की जो कंट्रीब्यूशन है वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस्लामिक एंड अदर व्यूज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो इस्लामिक और दूसरे साइंसदान थे, उनका जो ज़िंदगी के इर्तिका के बारे में जो था एक कॉन्सेप्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब है द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जो है साइंस जो है ये किस ज़बान से डिराइव हुआ है। तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। कौन से लैटिन वर्ड से, जिसकी मीन क्या है? टू नो, मीन जानना। साइंस इज़ अ वे ऑफ नोइंग, यानी साइंस एक ऐसा तरीका है जिसमें आप क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है। इट्स इमर्ज फ्रॉम अ, बाकी ये सब तो इसे इंट्रोडक्शन है, बस आप ये लाइन याद रखिएगा कि ये लैटिन वर्ड से हुआ है, जिसकी मीन क्या है? टू नो, ठीक है। साइंस हेल्प करती है ह्यूमन बींग्स को टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ड्स, यानी साइंस जो है हेल्प करती है हम इंसानों की अंडरस्टैंड करने के लिए नेचुरल वर्ड्स को, कुदरती दुनिया को, ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ ख़ास नहीं है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब क्या है बस व्हाट इज़ बायोलॉजी, आखिर बायोलॉजी क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी आखिर क्या है। तो बायोलॉजी इसमें ये लिखा है कि आप अपने इर्द गिर्द टू लुक अराउंड यू, कि जब भी आप स्कूल कैंपस के बाहर खड़े होते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं अपने इर्द गिर्द, ठीक है। मतलब ब्रशेस, ट्रीज, ग्रासेस वगैरह, सही है। तो ये सब देखते हैं आप, और बहुत ही काउंटलेस टाइनी ऑल्स को भी देख लेते हैं। ये छोटे से छोटे ज़रा जो कि जानदार है, उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? बायोलॉजी। सो दीज ऑल लिविंग थिंग्स आर स्टडीड अंडर द हेड ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन कॉल्ड बायोलॉजी। यानी इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है ना, वो किस में करते हैं? हम बायोलॉजी में, ठीक है, साइंटिफिक डिसिप्लिन के साथ। सो द वर्ड बायोलॉजी इज़ कम्पोज ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। अब ये जो वर्ड है ना बायोलॉजी, ये कंपोज हुआ है कितने वर्ड से? 2 वर्ड से। एक क्या है? बायोस, बायोस की मीन क्या है? लाइफ, लाइफ मीन ज़िंदगी।
तो बेसिकली हम बायोलॉजी में ज़िंदगी के बारे में ही स्टडी करते हैं। एंड सेकंड लोगोस, लोगोस मीनिंग क्या है, डिस्कवर्स, मीन किस तरह से लाइफ डिस्कवर्स हुई, किस तरह से कौन डिस्कवर्स करने वाला है। तो हम सब मुसलमान जानते हैं कि सारी दुनिया ही अल्लाह ताला की तख्लीक है, मतलब सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने ही बनाया है और हम इंसानों को, सही है। तो लोगोस की मीन क्या है, डिस्कवर्स। अच्छा, बाकी ये रीजनिंग एंड सिंपली सब द स्टडी के हम ये इसमें रीजनिंग भी करते हैं, हमारी सोच भी होते हैं, मतलब ये सब लोगोस की मीनिंग आ रही है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ये क्या है, ब्रांच है नेचुरल साइंस, सही है। ये एक ब्रांच है जो कुदरती साइंस है, डेट डील्स विद ऑर्गेनिजम्स, जो कि किससे डील्स करती है, जानदारों से डील्स करती है, ठीक है। एंड डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइफ, और मुख्तलिफ जो फिनोमिना है ना ज़िंदगी के, उसके बारे में स्टडी करना, जो हम स्टडी करते हैं वो किस में आता है, वो आता है किस में, बायोलॉजी में आता है। तो बायोलॉजी को जो है ना, बायोलॉजी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेस। बायोलॉजी जो है ना, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कितनी ब्रांचेस में, 2 मेन ब्रांचेस में। कौन कौन सी है, एक है बॉटनी, दूसरी क्या है, जोलॉजी। तो बॉटनी क्या है, बॉटनी की मीन है, बॉटनी मीन्स होती है प्लांट्स। तो बॉटनी जब भी आप समझ जाए कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, सही, इधर लिखा हुआ भी है कि इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और जोलॉजी मीन्स, जू मीन्स होता है एनिमल्स, डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो है पेपर्स में आपसे बायोलॉजी की डेफिनेशन आ सकती है, बायोलॉजी के कितने मेन ब्रांचेस में तकसीम किया गया है ये पूछ सकते हैं, सही है, कितने मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो बॉटनी एंड जोलॉजी याद रख लीजिएगा। बाकी तो यही है कि माइक्रोस्पिरिचुअल प्लांट एनिमल, ये सब ने बस ये याद रखें कि स्टडी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ये कह रहे हैं कि जो बहुत छोटे हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है प्लांट्स और एनिमल्स में, तो उसको हम किस में स्टडी करते हैं, उसको पता है, हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। यानी बहुत ही छोटे हैं, बॉटनी जोलॉजी में नहीं करते, बल्कि उसको हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये MCQs भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, यहाँ पे एक ये MCQs आ सकते हैं, साइंस कौन से लफ्ज़ से लैटिन वर्ड्स है, क्या मीनिंग है टू नो। बाकी ये बायोलॉजी आ सकता है, कंपोज बाय 2 ग्रीक वर्ड से, बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन डिस्कवर्स भी क्या आ सकता है, जोलॉजी बॉटनी याद रख लीजिएगा, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। बाकी ये जो है ना कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजी प्रोवाइड्स करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट, यानी हमारी जो हम स्टडी करते हैं ना बायोलॉजी की, अब वो आखिर में वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ना, वो किस बारे में करती है, वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, यानी जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं ना जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। दूसरा क्या है, रिलेशनशिप। नंबर 2 जो है रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद एक्सटिंग ऑर्गेनिज्म, जो आज के जानदार हैं उनका जो कदीम जानदार से जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन है, उसके बारे में भी हम स्टडी किस में करते हैं, बायोलॉजी के अंदर ही करते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 3 जो है आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आइडेंटिफिकेशन होती है और जो ग्रुपिंग होती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, किसकी बेस पर, सिमिलरिटीज़ की बेस पर। मीन क्या क्या उनमें सिमिलरिटीज़ हैं, सही है, तो उनको एक जगह कर दिया, और क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं उनको एक जगह कर दिया, और क्या रिलेशनशिप है उनका आपस में, उनको भी क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। ओके, नंबर 4 क्या है हमारे पास है, स्ट्रक्चर, कि आखिर वो उन ऑर्गेनिजम्स का, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका क्या फंक्शन है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी किसी भी करेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, जैसे कि कहते हैं ना कि इसकी नाक अम्मी पे गई है, इस तरह से, या कोई करेक्टर हो कि ये बार बार अपना सर खुजलाता है क्योंकि इसके अब्बू की आदत थी, तो इस तरह से ये कोई बीमारी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई अच्छी आदत बुरी आदत सब हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मदर की कर्ली बाल है तो डॉटर के होंगे या सन के होंगे तो हम कहेंगे कि इसके मदर की कर्ली बाल थे, इस वजह से इसके कर्ली बाल। अगर सिल्की होंगे तो, अगर उसके फादर की सिल्की थे तो हम कहेंगे कि ये अपने फादर, ये करेक्टर जो है इसके फादर का है क्योंकि इसके फादर के सिल्की बाल थे। तो इस तरह से कोई भी करेक्टर या कोई भी बीमारी, इसके डायबिटीज़ जो होती है 2 टाइप्स होती है, इतना डीप में तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, डायबिटीज़ की 2 टाइप्स होती है। तो एक जो होती है टाइप 1 में, तो आपको इतना तो डीप में नहीं पढ़ना चाहिए बस। तो डायबिटीज़ भी होती है कि 1 जनरेशन 2, यानी वो भी एक बीमारी है कि जनरेशन टू जनरेशन जो है क्या होती है,
स्प्रेड आउट होती है। सो ये एग्जांपल थी कि अब इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, सेकेंड में डिटेल है, ठीक है। तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन सेकेंड ईयर के फोल्डर में मिलेगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है पॉइंट नंबर 6, रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। यानी अब जो है क्या है कि क्या रिलेशनशिप है उनका, ऑर्गेनिजम्स का क्या रिलेशनशिप है इनके एनवायरनमेंट से वो हम किस में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 7 क्या है, हार्मफुल, नुकसानदेह और बेनिफिशियल इफेक्ट जो है, फ़ायदेमंद जो इफेक्ट्स है प्रोड्यूस जो होते हैं बाय डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए जो फ़ायदेमंद और नुकसानदेह जो इफेक्ट्स होते हैं ना, उसके बारे में हम स्टडी किस में करेंगे, बायोलॉजी में ही करेंगे, ठीक है। बाकी ये सब आपको अभी ये सब जो मैंने फ़िलहाल तो समझा दी कि हम बायोलॉजी हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिए, ठीक है, कि हम ये इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बायोलॉजी। आगे आपको और मज़ीद पता चल जाएगा। अच्छा, आगे क्या है, ये क्या है, कुरानिक टीचिंग अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा और उसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये आप खुद ही रीड कर लीजिएगा, कुरानिक आयात हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, क्या क्या ब्रांचेस है, ठीक है। ब्रांचेस पढ़ेंगे हम बायोलॉजी की। Nearly 2 million species, kinds, types of plants and animals are known to the world। कि 2 मिलियन स्पीशीज़ को जो है हम जान चुके हैं वर्ल्ड में। तो बस ये याद रख लें, MCQ में शायद पूछ ले। बाकी तो ये वही है कि किस तरह क्या काम करती है, ये सब खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, ठीक है, बायोलॉजी की, जो कि कॉमन है किसमें, बॉटनी और जूलॉजी। यानी बॉटनी और जूलॉजी में जो दोनों में कॉमन है ना, वो हम इधर पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्या हमारे पास, नंबर 1 हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ की मीन होती है फॉर्म, क्या होती है, फॉर्म। सो मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, आप ये याद रखिएगा कि मॉर्फोलॉजी और फॉर्म याद रख लेंगे ना, तो आप इसकी डेफिनेशन याद करना बहुत ईजी होगी। इसकी दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर्म मीन यानी इसकी जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में स्टडी करना। आप किसी भी जानदार के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में या उसकी करेक्टरिस्टिक्स के, या कोई भी प्लांट है या एनिमल है, उसके आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो किस में आती है, वो आती है मॉर्फोलॉजी में। सो मॉर्फोलॉजी याद रखेगा। आप ये याद रख लेंगे ना कि मॉर्फ होती है फॉर्म, तो आपको याद रखना इजी, यानी आप इजीली से याद रख सकते हैं कि इसमें हम फॉर्म मीन बनना, यानी इसके अंदर हम जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। बाकी क्या आ जाती है हमारे पास, एनाटॉमी। एना होता है अप, टॉम होती है टू कट, ठीक है। इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो, तो एनाटॉमी तो वैसे समझ आ रहा होगा। इट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल मीन बाहरी, एनाटॉमी में इंटरनल मीन अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है, मीन क्या है, और या ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गन। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाता है, और लिवर वगैरह, लंग्स, इन सब के बारे में स्टडी करना किस में आ जाता है, एनाटॉमी में। इन प्लांट्स, अब आप बोलेंगे कि प्लांट्स में तो ऑर्गन नहीं होते, प्लांट में क्या हार्ट होता है, लिवर होता है, लंग्स नहीं होते ना। तो प्लांट्स में हम क्या करेंगे, प्लांट्स में हम करेंगे इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन रूट, स्टेम, लीव्स। प्लांट्स में हम पता है क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो है, किस में, रूट में, जड़ में, जो स्टेम तने में और पत्ते में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि उनकी अरेंजमेंट किस तरह है, कॉर्टेक्स वगैरह। ये जो है आगे जाके शायद प्लांट्स की इसमें डिटेल्स हो तो बहुत ही कम होगी 9 की बायोलॉजी में, फिर भी चलो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मैं 9 बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो बहुत कम होगी मेरे ख्याल से, पर सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा डिटेल है उसकी। अच्छा, हिस्टोलॉजी। हिस्टोस मीन होती है वेब और टिश्यू,
तो आप ये याद रख लेंगे ना कि हिस्टोस की मीन क्या है, वेब और टिश्यू। तो आपको इसकी मतलब अगर डेफिनेशन भी आ जाए ना तो आप खुद से भी लिख सकते हैं किस तरह से। डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। जाहिर सी बात है आप टिश्यू की स्टडी करेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप में ही करेंगे, ठीक है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। आप टिश्यू की जो स्टडी करेंगे ना, प्लांट्स के टिश्यू और एनिमल्स के टिश्यू, तो उसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। अच्छा, फोर्थ आ जाता है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी का दूसरा नाम सेल बायोलॉजी भी है। पेपर में अगर आ जाए साइटोलॉजी तो आप बोलेंगे साइटोलॉजी तो हमारी बुक में है ही नहीं। आप सेल बायोलॉजी, कुछ बच्चे सेल बायोलॉजी की उसमें याद रखते हैं, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि वो सेल बायोलॉजी भी दे सकता है, साइटोलॉजी भी दे सकता है, सही है। साइटो बेसिकली सेल ही होता है और लॉजी, तो लॉजी की मीन होती है स्टडी, टू स्टडी, ओके। तो ये जो है इन्होंने लिखा हुआ है टोस हॉलो वेजल और सेल के हॉलो वेजल होता है, सेल होता है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सही, इतना मुश्किल ज़रूरत नहीं है। द स्टडी सिर्फ आपको ये लिखनी होगी डेफिनेशन की। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन और कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी क्या, कंपोजिशन है सेल की एंड सेल ऑर्गेनल की, इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। यानी स्ट्रक्चर के बारे में, सही है, साख्त के बारे में, फंक्शन काम के बारे में, और उसकी कंपोजिशन मीन उसकी मकदार के बारे में, सेल की, ऑफ सेल, और सेल ऑर्गेनल यानी सेल के अंदर जो है, सेल के आप सेल सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा है, सेल के अंदर भी होते हैं सेल ऑर्गेनल जिसे कहते हैं, जो कि सेल यानी सेल का काम, जो कि सेल को काम करने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस होता है, सेल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं और राइबोसोम होते हैं, सही है, राइबोसोम की प्रिपरेशन करता है। तो बहुत ही डिटेल है इसके अंदर, सेल ऑर्गेनल जिसे कहते हैं, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, फिफ्थ ब्रांच है हमारे पास, ठीक है। साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी समझ आ गई होगी। अच्छा, फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, फंक्शन के बारे में, सही है, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी आपको पता चल रहा होगा नेचर, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो है द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार के जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनका हर एक का अलग अलग फंक्शन है। तो वो अलग अलग फंक्शन जो हम स्टडी करते हैं वो कौन सी ब्रांच में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुख्तलिफ विटामिन्स को स्टोर करना लिवर का काम है, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज की मकदार, आप बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ें खा लें, मीन चॉकलेट खा लें, तो आपके खून में ग्लूकोज की मकदार क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। सो जो है हार्मोन, तो लिवर क्या करता है, लिवर की जो बीटा सेल्स होते हैं ना, पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो जो है इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। तो वो इंसुलिन जाके क्या करता है, उन सारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, लिवर में स्टोर कर देता है, ठीक है। और जब भी ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो फिर वो ग्लाइकोजन टूटता है और फिर जाके खून में शामिल होता है, फिर खून के ज़रिए बॉडी के जिस पार्ट में ग्लूकोज की ज़रूरत है जब कमी हो, ठीक है, तो वो चले जाता है। अच्छा, तो ये हाँ, वो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर करता है, और जब ग्लूकोज की खून में कमी हो जाती है तो फिर ये काम इंसुलिन नहीं करता, बल्कि ये बीटा सेल के इंसुलिन का जो दूसरा भाई है, यही समझ लें। तो जिसका नाम है ग्लूकागॉन क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को तोड़ता है और फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके खून के ज़रिए जिस पार्ट में ग्लूकोज की ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा देता है। सो ये तो मैंने बेसिकली आपको काम बताया था, जैसे कि लिवर का काम है, ठीक है, कि जब भी ग्लूकोज की मकदार खून में बढ़ जाए तो वो उस पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। बाकी मुख्तलिफ विटामिन्स को स्टोर करना वो लिवर में होते हैं। इस तरह से ग्लूकोज भी स्टोर ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है लिवर में। और हमारे जो सबसे बड़ा काम दिल का जो होता है, हार्ट का जो होता है, हमारे खून को पंप करना, ठीक है, फिर वो किडनी के पास साफ़ करवाना, फिर वापस दिल, इस तरह से जो है ना सारा फंक्शन है, मतलब हर उस ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। स्टमक में हमारी जो है वो होती हैं, हमारी जो खुराक जाती है, ठीक है,
तो उसको यानी उससे उससे जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो वो चीज़ होती है उस लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे चली जाती है, तो गट की शक्ल में बाहर आ जाती है। तो इस तरह से तमाम हर ऑर्गन का अलग अलग काम है। तो इन जो हर ऑर्गन का अलग अलग काम है ना, इसको हम किस में स्टडी करते हैं? इसको हम स्टडी करते हैं किसमें? फिजियोलॉजी। इट्स स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है ये मेमोरी का काम करता है, और ब्रेन का तो बहुत सारे फंक्शन है, लिवर के भी बहुत सारे फंक्शन है। तो इस वीडियो में इन सारा फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल दे दी थी। अब बाकी आप इसमें फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, ये हो गया। अब है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? ये होम है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। इसमें क्या होती है? इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विद ईच अदर, एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है ना ऑर्गेनिजम्स का, वो हम किस में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी। एंड विद देयर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का, और विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट क्या है? हमारा नॉन लिविंग है ना, और उनसे जो क्या है उनकी जो रिलेशनशिप है, एक तो खुद एक दूसरे से और उनके इन्वायरमेंट से, वो हम किस में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में। ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और इससे हम इकोलॉजी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। तो अगर पेपर में आ जाए कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन, तो आपको पता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी इकोलॉजी को ही कहते हैं। अगर इकोलॉजी आ गए तो आपको पता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी ही कहते हैं। सो परेशान नहीं होइएगा। ओके, देन एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है हमारे पास? एम्ब्रियोलॉजी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, तो ये भी याद रखेगा। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस विच अकर आफ्टर ज़ाइगोट फॉर्मेशन अप टू एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म। इसमें क्या करते हैं हम? मुख्तलिफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस पढ़ते हैं जो कि अकर होती है आफ्टर मीन बाद में, ज़ाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो होती है। सही है, तो इसकी तो बहुत ही बड़ी डिटेल है जो कि आप सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, मीन किस तरह से पहले ज़ाइगोट बनता है, फिर उससे किस तरह से आगे जाके फॉर्मेशन होती है पूरे ऑर्गेनिजम्स के। सही है, मतलब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब ज़ाइगोट से पहले ज़ाइगोट बनता है, फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता उसके टिश्यूज़ वगैरह के जाके ब्लास्ट्यूला वगैरह बहुत सारी स्टेजेस है जो कि अभी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इसकी, तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी आप पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिजम्स का जो बनना, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट जो होती है इंसान की, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। ठीक है, अब है हमारे पास टेक्सोनोमी। टैक्सेस की मीन होती है अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट होती है या ग्रुपिंग जो होती है। सही है, और नॉमस की मीन होती है लॉज रिलेटेड टू नेमिंग, यानी वो रूल्स जो कि रिलेटेड है किससे? नेमिंग से। तो वो इन सब की जो स्टडी हो टैक्सोनॉमी होती है किस तरह से? इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, यानी डिस्क्रिप्शन क्या वो ही हुआ है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है, साइंटिफिक नेमिंग, यानी क्या साइंटिफिक नेमिंग आपने की हुई है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओके, अकॉर्डिंग टू दियर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, यानी इसमें पता है हम क्या जानदारों को हम नाम देते हैं। सही है, जैसे कि इंसानों का जो है होमोस्पेसियस है। हाँ सही है, हमारा जो साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो ये भी आप फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसमें अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन ही याद रखनी है, डीप में नहीं जाना। ओके, लेट्स स्टार्ट द जेनेटिक्स तो इस पे सेकेंड ईयर पर पूरा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि किस तरह से बीमारियाँ, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है, हेमोफीलिया और क्या है, और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं, पर उसमें सिर्फ 2 ही बीमारियों के नाम है। तो उसमें आप क्रॉसिंग ओवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह आप सिर्फ डेफिनेशन ही दी होगी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। इसमें हेरिडिटी कैरेक्टर का ट्रांसमिट होना फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से उनके बच्चों में। ओके, उसके बाद है पैलेंटोलॉजी क्या है? It is the study of animal and plants that live in remote past and are now found as fossil in the rocks. यानी ये ऐसे प्लांट्स और एनिमल की स्टडी है जो कि अब नहीं है, जो कि पास्ट में थे।
ठीक है, यानी माजी में थे, और आर नाउ फाउंड, यानी अभी हमें कैसे पता कि ये माजी में थे और अब नहीं है, क्योंकि हमें इनके फॉसिल्स मिले। ठीक है, किस में? रॉक्स में हमें इनके फॉसिल्स मिले, रॉक्स में, जिससे हमने ये अंदाज़ा लिया कि इस तरह के भी जानदार थे पास में, जैसे कि डायनासोर, जो कि अब नहीं है। तो हमें कैसे पता चला? हम के पहले थे? नहीं, हम तो अभी है ना। तो हमने उनके जो पैलेंटोलॉजिस्ट थे वो स्टडी करते हैं, रॉक्स में उनके निशानात मिले पैरों के, तो उन्होंने कहा किस तरह के जानदार थे जो कि अब नहीं है। ठीक है, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। अब इस पैलेंटोलॉजी को ना 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पैलियोबॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि पास में थे और अब नहीं है, तो उनको हम किस में करते हैं? पैलेंटोलॉजी की जो ब्रांच है ना, पैलेंटोलॉजी की पैलियोबॉटनी में हम स्टडी करते हैं। सही, उस तरह से स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स की जो स्टडी है वो हम पैलियोजोलॉजी में करवाते हैं। ठीक है, उसमें करते हैं। ओके, तो ये हमने 1 to 10 ब्रांचेस पढ़ी हैं। सही, अब आगे भी है ब्रांचेस। लेक्चर जो है बहुत ही लंबा हो रहा है। ठीक है, तो अब हम ब्रांचेस तक ही रखेंगे आज, और इंशाल्लाह फिर कल हम आगे जो है फर्दर प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब है क्या है 9 जो है 11 बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द केमिस्ट्री एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि इसमें हम डील्स करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। अब आप सोचेंगे कि बायोलॉजी में केमिस्ट्री कैसे आ गई? एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लिविंग सिस्टम, हमारे जो लिविंग सिस्टम है, जैसे कि अब हमारी ज़्यादातर जो है, हम ज़्यादातर खुराक जो हमारी होती है, हम कार्बन की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। मतलब जैसे कि ग्लूकोज हो गया, उसमें भी कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो हम ज़्यादातर वही खाते हैं, तो उसमें कार्बन ज़्यादा है। ये सब जो है हाइड्रोकार्बन्स है ना, मतलब इसमें कार्बन की तरह ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जो हम खाते हैं, तो हम जब खाते हैं तो जाहिर सी बात है बायोलॉजी में तो स्टडी आ ही जाती है ना उसकी, तो बायोकेमिस्ट्री वही करते हैं कि डील्स विद द केमिस्ट्री एंड केमिकल एस्पेक्ट। जो केमिकल एस्पेक्ट्स है ना ऑफ द लिविंग सिस्टम के, नॉट नॉन लिविंग नहीं, लिविंग सिस्टम के। सही है, तो ये केमिस्ट्री इस वजह से आ रही है। ओके, देन स्टार्ट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो होती है वेरी स्मॉल, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सच एज वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जो कि नेकेड आई से आपको नज़र नहीं आएंगी, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सब ये जो आपको नेकेड आई से ये एनिमल्स, वायरसेस होंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, ये आपको मतलब ऑर्गेनिज्म जो है ये आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकते, तो आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, देखा भी होगा प्रैक्टिकल्स में। तो ये किस में आती है? माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। सही है, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही मतलब बड़ी ब्रांच है। इसमें हम इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। सही है कि मुख्तलिफ उसका ऑर्गेनिजम्स का किस तरह से फ़ायदा पहुंच सकता है इंसानी फलाह बहबूद के लिए, तो हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, रिसेंटली मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है ब्रॉड अबाउट, इतना ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ तक ही। ठीक है, सही है। इसमें हम क्या करते हैं? बाय यूजिंग डिंग टेक्निक, नॉट योगर्ट, चीज़, बेयर, इंसुलिन बनवाते हैं हम, एंटीबायोटिक्स। ये इंसुलिन हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से बनाते हैं, और ये पूरा जो है सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है इसमें, कि कोई इंसान होता है जिसके इंसुलिन नहीं बनती, जो इंसुलिन नहीं बनेगी तो ग्लूकोज की मिकदार खून में बढ़ेगी। तो इंसुलिन हम किस तरह बनाते हैं? इस इंसुलिन की तो आजकल इंजेक्शन लगाई जा रही है ना, तो उसको हम बनवाते हैं बाकायदा बैक्टीरिया के ज़रिए। तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिजम्स को हमने इंसानी फलाह बहबूद के लिए यानी हमारे काम आ गया। तो अभी जो है टाइम बहुत कम है, तो मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ। ठीक है, प्रोड्यूस द नंबर ऑफ डिसीज़ एंड क्योर्ड। तो इस तरह से हमने इंसुलिन बनवाई और इंसुलिन की इंजेक्शन लगाई, तो इंसानों का फ़ायदा हो गया। सो यहाँ तक कि आज ठीक है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इंशाल्लाह कल हम फिर आगे जो है मैं प्रोसीड करूँगी। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी ज़्यादा मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। अदरवाइज़ फिर अगर आपको पसंद नहीं आए तो फिर मेरा बनाना जो है मतलब किसी काम का नहीं है ना।
ठीक है, तो आप लाइक्स करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। सो अल्लाह हाफ़िज़।